things that we pass in system.out.println is always treated as string, and the plus operator works as symbol of concatenation, which is clearly visible in the mentioned area. अब बात क्या है कि जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो हमने सम में क्या पास किया, 10 और 5, और 10 और 5 जो है यहाँ पे जब रिसीव होगा तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो सम इक्वल्स टू, तो 10 और 5 हमने पास किया था एज इंटीजर, ये क्या हो जाएगा, 10 और 5 दोनों स्ट्रिंग के तरीके से ट्रीट होगा, एंड वी विल हैव अ मैसेज लाइक दिस, सम इक्वल्स टू 105। तो ये आउटपुट को चेंज कर रहा है। रीजन ये है कि हमने x प्लस वाई को ब्रैकेट में नहीं लिखा है, तो जब ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो x प्लस वाई अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो x एक स्ट्रिंग माना जाएगा, y एक स्ट्रिंग माना जाएगा, और सम इक्वल्स टू एक तीसरा स्ट्रिंग माना जाएगा, और ये तीनों के तीनों जो है कॉन्केटिनेट होंगे और हमको आउटपुट क्या मिलेगा, सम इक्वल्स टू 105। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ए बिट ऑफ कॉशन। इस चीज को हमेशा ध्यान देना है कि अगर हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास है, तो उसको जो है प्रॉपरली ब्रैकेट में करके ही हमको आउटपुट स्टेटमेंट में पास करना है। अच्छा, एक चीज और जरा ध्यान देना है कि इस मेन मेथड को जरा ध्यान से देखो, मेन मेथड को, तो जैसे हम लोग सी में और सी प्लस प्लस में मेन मेथड में आर्गुमेंट पास करते हैं, उसी तरीके से जावा में भी मेन मेथड में हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं। अब यहाँ पे जो मेन मेथड में जो हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो ये आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से। तो कमांड प्रॉम्प्ट से ही हम लोग जो है आर्गुमेंट पास कर रहे थे सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में। तो वहां पे दो आर्गुमेंट पास हो रहा था, आर्गुमेंट काउंटर और आर्गुमेंट वेक्टर। ठीक है, तो कैसे पास हो रहा था, तो इंट argc होता था और कैर क्या होता था, एक एरे होता था, ऐसे होता था। तो हम लोग जावा में जो कुछ पास करेंगे वो बाय डिफॉल्ट हमेशा ट्रीट होगा स्ट्रिंग के तरीके से। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट इनपुट। तो जैसे मान लो कि हम कोई कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम लोग अगर मान लो उसमें 10 और 5 पास किए और उन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से जब हम लोग 10 और 5 पास करेंगे तो सिस्टम 10 और 5 को इंटीजर न समझ के वो स्ट्रिंग समझेगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोगों की जिम्मेदारी होगी उस स्ट्रिंग को एप्रोप्रिएट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की। ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यही काम जब हम लोग सी और सी प्लस प्लस में कर रहे थे तो हम लोगों ने एक मैक्रो यूज किया था, अटोई। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जब भी कोई स्ट्रिंग हम लोग पास करते थे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ होती थी, मसलन हमने पास किया 15, ठीक है, ये 15 इज कोटेड इनटू इनक्लोज इन डबल कोट। तो जब हम लोग इसको पास करेंगे किसमें, अटोई में, तो अटोई हमको क्या रिटर्न करेगा, 15, और ये 15 क्या होगा, इट इज इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो जावा में जो कुछ भी हम लोग इनपुट पास करेंगे बाय डिफॉल्ट
वो हमेशा ट्रीट किया जाएगा स्ट्रिंग के तरीके से। ठीक है, इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको अगर जस्टिफाई करना है तो तुम लोग सीधे बता सकते हो कि देखिए मेन मेथड में हम लोग जो भी वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं वो किस में कलेक्ट कर रहे हैं, एक एरे में कलेक्ट कर रहे हैं, और ये एरे कैसा है, तो ये एरे जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो दो बातें यहाँ से हम लोगों को निकल के मिली कि अगर कोई एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड होना चाहिए, तब उसको हमें पास करना है किसमें, आउटपुट स्टेटमेंट में। अदरवाइज क्या होगा कि जो भी हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे बाय डिफॉल्ट सारे के सारे आर्गुमेंट ट्रीट किए जाते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। और जिनको C++ का आइडिया हो वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म जो है दो तरीके से मिलता है, एक को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग और एक को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई ऑपरेटर जो है हम लोग ओवरलोड अगर कर देंगे तो उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन ध्यान क्या देना है कि इन केस ऑफ जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना कि जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं होती है, बट जो प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर न्यूमेरिकल वैल्यूज को जोड़ेगा और स्ट्रिंग को क्या कर देगा, कनकटिनेट कर देगा। ध्यान दो, मैंने लिखा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो x प्लस वाई को जोड़ दिया जाएगा और रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा। और अगर ये x और y क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो हमको फाइनल आउटकम क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, यही बिट ऑफ कॉशन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे ऑब्जेक्ट के तरफ। ठीक है, तो तीसरे ऑब्जेक्ट में देखो कि हम लोग मेन मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं। ध्यान दो, जब भी हम लोग मेन किसी भी मेथड को ओवरलोड करेंगे तो ओवरलोडिंग, जब हम बोलेंगे ओवरलोडिंग तो मेरे ओवरलोडिंग बोलने का जो मतलब है वो क्या है। ओवरलोडिंग बोलने का मतलब ये है कि हमारे एक ही क्लास में सेम नेम के एक से ज़्यादा मेथड हैं। ध्यान दो, सेम क्लास में एक ही नाम के एक से ज़्यादा मेथड उपलब्ध हैं और हर मेथड में जो इनपुट टाइप है और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नंबर 3 में हमने मेन मेथड को ओवरलोड किया है। जरा ध्यान दो, अब मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इस मेन मेथड की खास बात क्या है कि दिस मेन मेथड इज नॉट रिसीविंग एनी आर्गुमेंट। ठीक है, नाउ वी हैव द सेकेंड मेन मेथड। सेकेंड मेन मेथड यहाँ पे है और इसकी खास बात क्या है कि इसका नाम भी मेन है और ये भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप का है, लेकिन ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, x और y, और ये दोनों कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं। और इसी क्लास sm में जो है अपने पास एक और मेन मेथड है। देखो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग एरे जो है एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नंबर 2 में इस बात को देखा था कि एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल करेगा। तो जब एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को विद इन क्लास कॉल करेगा तो हमको क्लास नेम को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्या है, मेन। कौन वाला मेन, तो ये वाला मेन जिसके बारे में कल चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने दो मेन मेथड कॉल किए, तो यानी मेन मेथड जो है वो अपने अंदर दो मेन मेथड को कॉल कर रहा है। जो पहला मेन मेथड है, ये मेन मेथड, इट इज नॉट रिसीविंग, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी आर्गुमेंट। ठीक है, और जो दूसरा वाला है, इट इज एक्सेप्टिंग 2 आर्गुमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप। अब प्रश्न ये उठता है कि मेरे पास मेथड के नाम सेम हैं तो कैसे अलग अलग मेथड्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो अलग अलग मेथड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए
हम लोग नंबर ऑफ आर्गुमेंट और उनके टाइप को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिखो। पॉइंट ये है, पॉइंट हम बता रहे हैं, लिखो। इन केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, in case of method overloading, return type of method does not play any role, does not play any role. The appropriate version is selected on the basis of arguments, order of arguments and the argument types, Note that method overloading is also known as compile time polymorphism, or static polymorphism. In this case, early binding takes place. अब जो हमने टर्म इस्तेमाल किया अर्ली बाइंडिंग, तो बाइंडिंग दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग और एक को बोलते हैं लेट बाइंडिंग। तो अगर तुमने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है int x = 5, तो कंपाइलेशन टाइम पे ही x में एक वैल्यू असाइन कर दी गई है 5, इट इज अर्ली बाइंडिंग, जो पहले हो रही है। लेट बाइंडिंग का मतलब क्या है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और हम लोग रन टाइम पे जो है यूजर से इनपुट मांग रहे हैं, हम लोग रन टाइम पर यूजर से जो है इनपुट मांग रहे हैं कि इनपुट द वैल्यू ऑफ x। अब x की जो वैल्यू इनपुट कराई जाएगी वो वैल्यू x नाम के लोकेशन पर स्टोर होगा। तो ये जो केस है जहां पे हम लोग इनपुट रन टाइम पे मांग रहे हैं, यहाँ पे कौन सी बाइंडिंग है, तो दिस इज लेट बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग। ठीक है, तो लेट बाइंडिंग बोलते हैं। तो दो टाइप की बाइंडिंग होती है, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग या फिर डायनेमिक बाइंडिंग। तो लेट बाइंडिंग मतलब डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये जो अपना अगला ऑब्जेक्ट है, इस यहां पे हमने जो है कल हम लोगों ने जिक्र किया था सेल क्लास का। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेल क्लास? तो सेल क्लास इज वन विच हैज द मेन मेथड विद द फॉलोइंग सिग्नेचर। एंड व्हाट इज द सिग्नेचर? पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन स्ट्रिंग args एरे। तो ये मेन मेथड जिस किसी क्लास में होगा उस क्लास को हम लोग बोलेंगे सेल क्लास। और ये हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग जावा का प्रोग्राम रन कराते हैं तो हम लोग इंटरप्रेटर को हमेशा सेल क्लास का नाम स्पेसिफाई करके देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये बताया है कि सेल क्लास में एक से ज़्यादा मेन मेथड नहीं हो सकते।
तो एक से ज़्यादा मेन मेथड नहीं हो सकते, तो प्रश्न उठता है कि कैसे मेन मेथड। तो वो मेन मेथड जो ऐसे है, जो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन टाइप का है और जो स्ट्रिंग एरे को एक्सेप्ट कर रहा है। ध्यान दो, यहाँ पे जो है दो मेन मेथड एक ही क्लास में हमने दिया है, एक ही सेल क्लास में हमने दो मेन मेथड दिया है। अब जब इस प्रोग्राम को तुम कंपाइल कराओगे तो दिक्कत होगी, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मेन मेथड एंट्री पॉइंट है और हमने कहा कि यार हमारे पास दो मेन मेथड है, तो हमारा इंटरप्रेटर जो है, हमारा जेवीएम जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है हमको कहाँ से करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमको कहाँ से करना है, इस बात में कंफ्यूजन न हो, इसलिए जावा ने कहा कि सेल क्लास में एक से ज़्यादा मेन मेथड नहीं होगा। तो अगर ऐसा तुम कुछ लिख रहे हो तो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 5 की तरफ। तो कल हम लोगों ने देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड विथ क्लास, मेथड एंड एट्रीब्यूट्स। तो मेथड को अगर हमें कॉल करना है तो वी विल हैव टू यूज क्लास नेम। अब जरा देखो कि ये जो टेस्ट नाम की क्लास है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, क्लास वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल है ए और दूसरा वेरिएबल है डबल ए। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? तो बोथ आर स्टैटिक। तो अगर हमको इन स्टैटिक वेरिएबल को कहीं और यूज करना है तो वी विल यूज द क्लास नेम। तो टेस्ट डॉट ए और टेस्ट डॉट डबल ए, इस तरीके से लिख के हम लोग इन वेरिएबल को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और जो ध्यान देनी है, वो क्या ध्यान देनी है कि जो भी क्लास वेरिएबल होते हैं उनकी मेमोरी में केवल एक ही कॉपी मेंटेन की जाती है। और इसको जब हमने लाइव एग्जाम्पल के तौर पे दिया था तो मैंने कहा था कि क्लास में एक ही ब्लैक बोर्ड है और उसी एक ब्लैक बोर्ड को सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में कैसे यूज हो रहा है, तो ध्यान दो, ए टेस्ट डॉट ए और टेस्ट डॉट डबल ए, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक दो चीज़ों को कवर कर लिया कि हाउ टू यूज स्टैटिक कीवर्ड इन केस ऑफ मेथड एंड इन केस ऑफ वेरिएबल। ध्यान दो, जो मेथड स्टैटिक मेथड होंगे उनके साथ कहानी क्या होगी, तो उनके साथ कहानी ये होगी कि जब भी कॉल करेंगे क्लास का नाम लेके कॉल करेंगे, और जब भी हम लोग बात करेंगे मेथड की, वेरिएबल की, तो वेरिएबल को भी जब भी कॉल करेंगे तो क्लास नेम इस्तेमाल करके करेंगे। और हम लोग आगे के लेक्चर में जो है इस बात को डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक क्लास अगर होगी तो कैसे काम होगा। ठीक है, तो अब तक जो है कुछ चीज़ें जो है बड़े इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम लोगों को मिल चुकी हैं कि हाउ टू ओवरलोड मेन मेथड, व्हाट इज़ ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, हम लोगों को ये पता चल गया है कि सेल क्लास क्या होती है, हम लोगों को ये पता चल गया है कि सेल क्लास के अंदर दो मेन मेथड जो है नहीं होंगे। हम लोगों को ये पता चल चुका है कि जावा में जो भी इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट हमेशा ट्रीट किया जाता है स्ट्रिंग के तरीके से। इसीलिए जब हम लोग आगे रैपर क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है स्ट्रिंग को अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स जो है हम लोगों को दिखेंगे। तो रैपर क्लासेस को और आसान कर दिया गया जावा 5.0 में। वहाँ पे एक कंसेप्ट आया जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो अभी जो है 2 मिनट तुम लोग रुको